साउंड कैमरा एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी। मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा। सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव जी। आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए। तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए? देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है। बिल्कुल। तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो 30 त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे। हाँ। तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। बिल्कुल। वो उससे भी बड़ा साबित हुआ। हाँ। और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे। मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखना? मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चाहिए। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली। और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक आपस का कॉल था और हमने ये गाना लिखा। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। तेरी ये बिंदिया दिल ले गई।
मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे। ओ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। ला 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 ला, ला ला ला। हो हा हा हा। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है। रिश्ते ये रब ही बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे। ओ बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर टाइप रही नहीं हुए हैं, आप। टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है ना। हाँ और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी, बिल्कुल। बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी। अच्छा। ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ। तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग। हाँ। तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला, कुमार सानू वो जगह ही रहता था। अरे मतलब और फुल तैयार, बाजा रखो हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने। कि हाँ ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं, चुनरिया। चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई। वो कौन सा गाना था? रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तेफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है। तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे? जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने। फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ।
लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की। अच्छा। ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए। बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन। तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं। वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है। तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर आके चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना, मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा। अरे क्या बात है। हाँ, बोले लिख लेना, कोई बात नहीं। हाँ? उसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा। अरे वाह। मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा। हाँ। तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की। बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास? बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है, आ जाना। अरे वाह। तो इतने ग्रेट थे। वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो? देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल, अच्छा, और कश्मीर का राजमा है, अरे एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं। हाँ। आए हैं, भूख लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे। बहुत खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए। हाँ। एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर। गाना कौन सा है? गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ। नीले नीले आसमां में तू है, नाजुक सी कलियों में तू है, धरती की हलचल में तू है, जीवन के हर पल में तू है। हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिकवा, हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिकवा। तू है मन की शक्ति, आशा है सबकी, तू ही सबका साथी दे। तू है मन की शक्ति, आशा है सबकी, तू ही सबका साथी दे। सूरज की गर्मी में तू है, हवाओं की नरमी में तू है, बहती
बहते हुए झरनों में तू है, पंछी की उड़ानों में तू है। हाँ सब ढूंढते हैं यहाँ अपना अपना शिखर। हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिखर। तू है मन की शक्ति, आशा है सबकी, तू ही सबका साथी रे। तू है मन की शक्ति, आशा है सबकी, तू ही सबका साथी रे। मानव की हर सांस तू है, पल पल की एक आस तू है। सब दूर है पास तू है, जग धूप है छाँव तू है। हम पहचाने कैसे तेरा कार तेरा शिखर। हे ईश्वर तू जाने यहाँ क्या है किसका शिखर। हे ईश्वर तू है सबकी राहों का सच्चा शिखर। ये गाना आपने जो सुना, जी। ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। हम्म। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है? बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। अच्छा। किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा, सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी? अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, 7 बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप? मैंने क्यों? तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है। अच्छा। मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया। अच्छा। म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर 1 राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा? बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे 5 गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए। जी। तो एडिटर बोला इससे क्या होगा? जॉन सर बोले नहीं, ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं। देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है। अच्छा, धरती की हलचल। हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया। अरे वाह, संगीतकार विजू शाह। पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था।
लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलकी कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना, हाँ दावा नहीं कर सकते जी अपन। जी। तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है, ओहो। मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है। जी। बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा। हाँ। मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेस को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। ओह, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। बिल्कुल। तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही सुंदर। खूबसूरत गाना था जी, और जगजीत सिंह की आवाज में जी, जी। ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन और गया। मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया। उसके बाद कुछ हो नहीं सका। सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, न जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं। मंदाकिनी जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे। जी। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं। तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है। अच्छा। साज उनका मोहताज है। अरे वाह। वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे वाह। तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए। तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार। ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बिल्कुल। बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं? बहुत। तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है। फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया। और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ। गजब सर, गजब गाना। तो क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर। ये गाना एक बार सुनाइए आप। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, तेरे बिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, तेरे बिन
पैदा करता है लाखों सवाल ये, इश्क विश्क तो यार बड़ा है कमाल ये, पैदा करता है लाखों सवाल। कई ख्वाब ये दिखाता है, कई दर्द ये जगाता है, ये मुश्किलें बढ़ाता है, जन्नत भी ये दिखाता है। जन्नत से दूर जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, तेरे बिन। हे आओ, हे आओ, हे आओ, हे आओ। आशिकी है क्या जो सनम ना मिले तो जिंदगी है क्या जो ना हो आरज़ू तो आशिकी है क्या जो सनम ना मिले तो जिंदगी है क्या। ये आशिकी लुभाती है लेकिन बड़ा सताती है, नजदीकियां ये लाती है कभी दूरियां बढ़ाती है। मिट जाने दो ये दूरियां, ये दूरियां, ये दूरियां। नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, तेरे बिन। हे आओ, हे आओ, हे आओ। तो भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है। ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है। वो कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है। ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है। मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा। कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा, वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब, वो सोनू निगम जी के पिताजी जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है, वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है, इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए, मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे। हम लोग
सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, जी। उसमें कोई बहुत बड़ी नहीं। बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकारों के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, जी। तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं हैं और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना? हाँ, जी, तो जी। ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं। ये कैसे होता है? अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं? ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है, हाँ। वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अन्नू मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ, मैं घर आ जाता हूँ, मैं लिख दूंगा। आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें आपके गीतों को? नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, हाँ। जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है। हाँ। तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है, वो लिख उसको लेता ले है। जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। अच्छा। और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। अच्छा। हमने कहा फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। हाँ। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई, तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है। मैं सकपका गया, और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा, तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा। तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं? बिल्कुल लिखवा देते। सिचुएशन बतानी पड़ती है, ये हाँ, जो भी सिचुएशन बताएंगे बहुत खूबसूरत लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है। हर रिकॉर्डिंग में आप हर रिकॉर्डिंग में मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में। तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है। तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार है, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई? ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है, फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था। तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। वो डिक्टेट करते थे बाकायदा, जो डायरेक्टर थे हमारे। अच्छा। तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है। तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का? जी, मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए।
ये है आपका तेरी चुनरी बनो लाखों की। तेरे बिन ना लगेगा दिल तेरे बिन, तेरी चुनरी बनो लाखों की, तेरी बिंदिया बनो लाखों की, तेरी चूड़ी बनो लाखों की, तेरी पायल बनो लाखों की, पर तेरा दिल मेरी बनो है अनमोल अनमोल। तेरी चुनरी बनो लाखों की, तेरी बिंदिया बनो लाखों की, तेरी चूड़ी बनो लाखों की, तेरी पायल बनो लाखों की, पर तेरा दिल मेरी बनो है अनमोल अनमोल। दिन ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन दिन दिन। मुखड़ा है ये जान का टुकड़ा है, ये भूले से भूला जाए ना। तेरा जो मुखड़ा है ये चांद का टुकड़ा है, ये भूले से भूला जाए ना। ये सिंगार ये निखार ये मिलन का खुमार, कहने से कहा जाए ना। दिन ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन दिन दिन। तेरा टीका बनो लाखों का, तेरा छल्ला बनो लाखों का, तेरा कंगना बनो लाखों का, तेरा जोड़ा बनो लाखों का, पर तेरा दिल मेरी बनो है अनमोल अनमोल। आपने 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक। जी जी। इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं, और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के? होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली जी। लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है, बिल्कुल। वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ। वो साल में मेरे से 1-2 काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता जी। रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से। ओडली अच्छा, यहाँ पर भी चुनरिया आई। चुनरिया अंडरस्टूड है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने अमित कुमार। अरे वाह। अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया, तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी
मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए अच्छा। और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंदर जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपर हिट है, सतीश देहरा नाम है उसका, जिनका जिक्र भी आप कर जिक्र रहे थे। किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं। सतीश जी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं अच्छा कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए, और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है। जी। डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या, पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी। मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। वाह, अद्भुत, ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है, जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया। हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा, लेकिन मेरी औकात ही क्या है, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उनकी महानता देखिए आप अमित लेकिन कुमार उनकी साहब। ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं। जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा, इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना। जी। लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि मैं कुछ नहीं लेने मैं कुछ नहीं लेने वाला। बहुत बड़ी बात सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं। एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी।
अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा। ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है। मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत ये है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता। मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए। बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में, बहुत सुंदर कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। अरे गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे लीजेंड है भाई। लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता। वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना। जी, तो जी, जी। मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं, बहुत सुंदर और वो गाना हो है गया। ये। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है? बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं। अच्छा, लेकिन बट एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता। चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो। तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय? मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फॉरवर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फुहड़ पने में कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा, बहुत प्यारे तरीके लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ। मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है। हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और जी। ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया। जो नए गीतकार, युवा गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया वो कालजयी हो गया। हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है। जी जी दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन जी। देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता? तो नहीं करूंगा। बोले नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल। बिल्कुल। मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है। बिल्कुल। तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए, काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल, 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में। जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया। फिर 82 से 97 तक इंतजार किया। दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में न चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ। अच्छा। तो कंजकें बिठाते हैं उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे। तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया। एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है। वहां गया, मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूँ, तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ, तब तक तू आ गया। वहां जल्दी अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया।
3 गाने थे, मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, वो चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ बात होगा। करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी, विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी। और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं। जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया। आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी। और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।